एक बार जरूर सोचिए कि जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके निमित्त जो कर्म होना चाहिए, क्या आप वो कर रहे हैं? आप बनना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन अपना समय आप किसी अन्य कार्य में लगा रहे हैं। सामाजिकता, सोशल मीडिया या फिर बहुत अधिक दोस्तों में समय बिताना, ये आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी आपका लक्ष्य है, उसके निमित्त जो कर्म है, उसमें सबसे अधिक समय आप दीजिए और यही एकमात्र रास्ता है जो आपको बुलंदी तक ले जाएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 26 अगस्त, दिन है बुधवार। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विद ज्ञान, तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यूपी के अगर सरकारी प्राथमिक या जूनियर विद्यालयों में आप शिक्षक बन जाएं तो आपको प्रारंभिक वेतन कितना मिलेगा? मैं एक जनरल आइडिया आपको देता हूं कि मूल वेतन बनता है 35,400 रुपये। महंगाई भत्ता ये आपको मिलेगा मूल वेतन का 17%। आवास भत्ता मिलता है कितना? 1340 या 2020 या 4040। एनपीएस होता है वेतन का 10%। जीआईएस ये करता है 87 रुपये। तो जो वेतन सूत्र है वो क्या होता है? सकल वेतन यानी कि ग्रॉस सैलरी। तो इसमें से मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़ा जाता है और आवास भत्ते को भी इसमें जोड़ा जाता है। टोटली बनता है आपका 42,758 रुपए। अब इसमें से जो कटौती होगी एनपीएस और जीआईएस की, वो होती है 4,276 रुपए और 87 रुपए। तो टोटल आपके इन हैंड होगा 38,395 रुपए। अगर आप प्राथमिक में चुने जाते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 38,395 रुपए रहेगी। अगर आपका सिलेक्शन जूनियर में होता है तो आपको मिलेगा कैसे? 48,852 रुपए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मूल वेतन रहेगा आपका, बेसिक पे रहेगा 44,900 रुपए। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 17%। और इस प्रकार से जो आपका ग्रॉस सैलरी बनती है वो मूल वेतन, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता को जोड़ के बनाई जाती है और ये टोटल बनती है 54,373। कटौती होगी इसमें 5,434 और 87 की, और टोटल मिलेगा आपको इन हैंड 48,852 रुपए। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि अगर वो शिक्षक चुने गए प्राथमिक या जूनियर में तो उनको इन हैंड कितना मिलता है। तो ये एक कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन फॉर्म की त्रुटियों पर सुनवाई अब 3 सितंबर को होने जा रही है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन फॉर्म में विभिन्न त्रुटियों के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल अपीलों को निस्तारण करने के लिए 3 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया है। आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह की खंडपीठ ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव 35 अन्य की अपीलों पर दिया है। देखिए, एकल पीठ ने तो त्रुटियां सुधारने का आदेश देने से इनकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थी, लेकिन अपीलार्थियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि अपीलार्थियों ने सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया था। 1 दिसंबर 2018 को शासनादेश आया कि इस परीक्षा के आवेदन में उल्लिखित प्रविष्टियों को आगे के लिए भी अंकित किया जाएगा। अपीलार्थी परीक्षा में सफल हो गए। इसके बाद नियुक्ति के लिए उनसे दोबारा पूरे ब्यौरे के साथ आवेदन मांगा गया, जबकि होना यह चाहिए कि नियुक्ति के लिए मांगे गए आवेदन में सिर्फ सहायक अध्यापक परीक्षा के प्राप्तांक और जिले की वरीयता मांगी जानी चाहिए, क्योंकि 15 मार्च 2018 को हुए 22वें संशोधन में स्पष्ट कहा गया है कि नियुक्ति के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों के आवेदन लिए जाएंगे जो सहायक अध्यापक पद की अर्हता रखते हैं। तो अधिवक्ता का कहना था कि अपीलार्थी भर्ती परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर सफल हुए हैं, दोबारा आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए या उनसे नए सिरे से आवेदन लिया जाना चाहिए। और यूपी बोर्ड में कक्षा 9वीं और 11वीं में 50% छात्र छात्राओं का भी नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट है 31 अगस्त। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो डेट थी वो बढ़ाई गई थी यूपी बोर्ड की, 5 अगस्त से इसे 31 अगस्त किया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवा पाए हैं। और ऐसी स्थिति अगर बनी रही
तो निश्चित रूप से डेट तो बढ़ेगा ही और इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा आने वाली परीक्षा पर। तो अब देखते हैं कि बोर्ड इस पर किस प्रकार से निर्णय लेता है। और उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने थे वो भी अब 6 महीने टलने तय हो गए हैं। इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है और बहुत जल्दी इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब स्थितियां सामान्य होने तक यानी कि चुनाव 2021 में ही होंगे, ये बात निकल के सामने आ रही है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पंचायत चुनाव टाले जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। एक बात याद रखिएगा, जीके पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में कुल 58,758 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी? 58,758। 821 क्षेत्र पंचायत हैं और 75 जिले हैं, यानी कि 75 जिला पंचायत हैं। इनके चुनाव इसी साल के आखिर तक होने थे। चुनाव की तैयारियों में कम से कम 6 महीने तो लगते ही हैं और इसलिए अब ये जो डेट है वो आगे बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। पूरी जानकारी आज के अखबारों में है, डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो अखबार उठा के पढ़ सकते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 परीक्षा केंद्रों का विकल्प देने की जो लास्ट डेट है वो 2 दिन तक और बढ़ाई गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये जो डेट है वो 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। देखिए किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करेंगे और पूरी प्रक्रिया का मैंने ऑनलाइन वीडियो एक बना दिया था, लाइव वीडियो, कि किस प्रकार से आप अपने लिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा के अधिकारी 2016 की परीक्षा में कुल जो 17 जिले हैं उसमें से कैसे आपको 3 जिले चुनने हैं। तो पूरा लाइव वीडियो मैंने बना दिया था, उसको अगर आप देख लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए अब आपको पहले 25 तारीख तक थी, 25 अगस्त तक, अब इसे 27 अगस्त तक कर दिया गया है। और एक बात और याद रखना कि कुल मिला के 3,85,191 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किए थे। 2016 में हुई प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले में निरस्त कर दी गई थी। प्रारंभिक परीक्षा अब दोबारा से 20 सितंबर, पहले 13 को होनी थी, अब ये 20 सितंबर को करवाई जा रही है। और कुल मिला के 27 अगस्त तक अभ्यर्थी जो है वो अपना ऑनलाइन विकल्प चुन सकते हैं। तो देखो अगर आप भी अपना परीक्षा केंद्र बदलना चाहते हो तो लाइव वीडियो जो मैंने बनाया था उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, उसको देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर परीक्षा केंद्र को कैसे आप बदल पाएंगे, अपने मनपसंद परीक्षा केंद्र को आप कैसे ले पाएंगे। हालांकि परीक्षा नियंत्रक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिए गए विकल्प के आधार पर जिला केंद्र आवंटित किया जाना आयोग पर बाध्यकारी नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है उसको भी ध्यान से देखिए, नोटिफिकेशन में भी ये लाइन दी गई है कि अगर कोई विद्यार्थी है, कोई अभ्यर्थी है, वो अपना परीक्षा केंद्र नहीं बदलता है तो ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे उनको आयोग द्वारा स्वविवेक से केंद्र आवंटित किया जाएगा। यानी जरूरी नहीं है कि आप परीक्षा केंद्र बदलें ही बदलें, किन्हीं कारणों से अगर आप नहीं बदल पाएंगे तब भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी आती है, ओटीपी मस्ट है। तो अगर आप ईमेल आईडी और ओटीपी को गंवा चुके हैं फ्रेंड्स, तो ऐसी स्थिति में तो फिलहाल आप जो आयोग आपको स्वविवेक से परीक्षा केंद्र आवंटित करेगा आपको उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप बार बार मत बदलिए, चाहे जो भी स्थितियां बनती हों। अगर आप इसे बदलते हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर बंद होता है तो सेम मोबाइल नंबर आपको मिल जाता है, ले लिया करें। और जो ईमेल आईडी है उसको आप सक्रिय रखा करें, क्योंकि प्री क्वालिफाई कर जाएंगे मुख्य परीक्षा में दोबारा से आपको फॉर्म भरने के लिए मोबाइल और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, पुरानी वाली, तो नया उसमें आप नहीं लगा पाएंगे। तो तमाम लोग देख रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो भर्ती हो रही है उसमें भी, फिर प्राथमिक में जो भर्ती चल रही थी अभी हाल ही में उसमें भी, और सहायक अध्यापक की जो भर्ती हो रही है उसमें भी, तो तमाम लोग ऐसे हो जाते हैं जिनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती है और फिर वो तमाम दुश्वारियां झेलते हैं। एक बात याद रखिए कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आप गंवा बैठते हैं तो सारी परेशानियां आप अकेले ही झेलेंगे और फिर वही धरना, प्रदर्शन, मांग करना, दौड़ भाग करना। स्वयं निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना सही रहता है। और लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में तो दोबारा से हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने दिया है पखवाड़े भर के लॉकडाउन करने का सुझाव और मुख्य सचिव से कहा है कि आप कार्य योजना बताएं। देखिए ध्यान से पढ़िए, तमाम लोग ऐसे हैं जो ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना कोरोना से डर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में कोरोना जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। तो तमाम उपायों के बावजूद बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि
हमारी राय में लॉकडाउन से कम कोई उपाय कारगर साबित नहीं होगा और नतीजा हासिल करने के लिए हमें चयनित तरीके से सब कुछ बंद करना, ताकि बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों को उनके घरों के भीतर रहने के लिए विवश किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि सरकार संक्रमण की रोकथाम को लेकर गंभीर है। पुलिस और प्रशासन के स्तर से काफी प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद जनता इसे लेकर गंभीर नहीं है। कितनी गंभीर है ये आप स्वयं देखिए और सोचिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि क्या सरकार के पास संक्रमण की रोकथाम के लिए कभी भी कोई केंद्रीय योजना रही है या जिलों के प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने तरीके से आदेश पारित कर रहे हैं। तो 4 सवाल हैं जिसके जवाब 28 अगस्त तक दाखिल किया जाना है। तो कोरोना संक्रमण के मामले में दाखिल जनहित याचिका के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव से 4 सवाल पूछे हैं और इन सवालों का जवाब 28 अगस्त को हलफनामा दाखिल कर देने का निर्देश दिया है। तो सवाल क्या है? अर्थव्यवस्था फिर से खोलने के बाद क्या सरकार के पास कोई कार्य योजना है? सवाल नंबर 2, यदि कार्य योजना है तो क्या कभी भी इसे लागू किया गया? तीसरा सवाल, तमाम जिलों में समय समय पर जो आदेश जारी किए जा रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि कोई केंद्रीय योजना लागू नहीं की गई है। जिलों के प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर और समझ से आदेश जारी कर रहे हैं। मुख्य सचिव बताएं कि क्या पूरे राज्य के लिए कोई योजना है और क्या इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय प्रशासन के अधिकारियों ने कोई एक्शन लिया। चौथा सवाल है कि मुख्य सचिव बताएं कि क्या योजनाएं लागू न करने वाले जिलों के अधिकारियों पर प्राधिकारियों ने कोई कार्रवाई की है। तो ये 4 सवाल हैं, इसके जवाब 28 अगस्त को दाखिल किए जाएंगे। और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन की रहने वाली है, इनकी उम्र अभी 15-16 साल है। भारत में नीट और जेईई के आयोजन को उन्होंने गलत बताया है। अब 1 साल बाद स्वीडन में अपने स्कूल लौट आई हैं ग्रेटा थनबर्ग और ग्रेटा ने कोरोना महामारी के बीच भारत में नीट और जेईई के पर जो है आपत्ति जताते हुए उसे विद्यार्थियों के लिए खतरनाक बताया है। देखिए इनकी उम्र भी मात्र 17 वर्ष है और ये जो है टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में चुनी गई थी। नोबेल के लिए भी ये नामांकित हो सकती थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि इनकी उम्र कम थी जिसके लिए नोबेल इनको नहीं मिला। और जेईई नीट की परीक्षा तो अपने समय पर हो रही है, हालांकि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 40 मिनट के एक समूह में 100 विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। 5 या 6 दिन में परीक्षा कराए जाने की बात सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2016 में विज्ञापित 5288 जूनियर असिस्टेंट में बचे हुए पदों को कैरी फॉरवर्ड न करके योग्य अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने देवरिया के अमित कुमार पांडे और 3 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एम.ए. सिद्दीकी ने बहस की और याचिका कहना है कि आयोग ने प्रदेश के 71 जिलों के 5288 कनिष्ठ सहायक पदों की भर्ती निकाली। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद 13 अक्टूबर 2018 को चयन परिणाम घोषित किया था। अब इसमें जो बचे हुए रिक्त पद हैं उनको डायरेक्टली जो वेटिंग लिस्ट है उससे भरा जाना चाहिए, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाना चाहिए, ये बात कही जा रही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी का कि वीडियो आपने अंत तक देखा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं और कोई भी परीक्षा हो उसको क्रैक करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखिए, सर्च करिए और फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि पर हमसे कनेक्ट आप हो सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।